देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। फाइनली कल ऑफिशियली ग्रीस ने डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन दुनिया भर के बाजार ग्रीस के इस डिफॉल्ट के बावजूद स्टेबल होने की कोशिश करते दिख रहे हैं और भारतीय बाजारों में भी शानदार रिकवरी और खरीदारी निचले स्तरों से आती दिखी है पिछले 2 सेशन में। बड़ा सवाल है कि क्या ये तेजी और आगे बढ़ेगी और ग्रीस के संकट को भूलकर क्या हम फिर से मजबूती में 8,500 की तरफ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षदा सावत। जैसे अनिल ने कहा, भारतीय बाजारों में हमने देखा है दो से अच्छी रिकवरी। कल 8368 के आसपास के लेवल्स देखने को मिले क्लोजिंग पर और पूरा एक्शन हमने देखा है दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझौले काउंटर्स में रहा। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट 150 पॉइंट भागा। हालांकि कुछ रनअवे मूवर्स हैवी वेट्स में जरूर थे, कोल इंडिया जैसे, जहां पर हमने देखा काफी ज्यादा चमक बनती हुई दिखाई दी, लेकिन मिड कैप काउंटर्स में वॉल्यूम के बल पर काफी ज्यादा हरकत देखी गई। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स। ग्रीस ने आखिरकार डिफॉल्ट किया है, हालांकि उन्होंने एक प्रपोजल 2 साल के और राहत का जरूर भेजा है, उस पर अनुमति या फिर सहमति बनना बाकी है। लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल ट्रेड पर, उसका एक चेक लेंगे। आशीष वर्मा हमारे साथ है। आशीष नमस्कार। हाय, गुड मॉर्निंग। मंडे को आपको याद होगा हमने रिपोर्ट करा था कि अमेरिकन मार्केट्स में एक तगड़ा फॉल देखने को मिल रहा था, तो कल वहां पे हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। कल फ्लैट से आधे % के आसपास का पॉजिटिव गेन्स अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिले और मंडे को ध्यान रखें साल का सबसे कमजोर ट्रेडिंग सेशन था, 2 से 2.5% की कमजोरी थी। उन लो लेवल से कल अमेरिकन मार्केट्स में एक बाउंस था। हालांकि नर्वसनेस के साथ यहां पे ट्रेड देखने को मिला क्योंकि सब कंफ्यूजन था कि ग्रीस फाइनली वो 1.5 बिलियन यूरोज का जो रीपेमेंट था, शेड्यूल था कल रीपेमेंट, उसे मीटअप करेगा नहीं करेगा। उस असमंजसता पर ये मार्केट ट्रेड कर रहे थे क्योंकि ग्रीस की मैंने बात करी, कल दिन भर यही अटकलें थी कि ग्रीस फाइनली पेमेंट करेगा नहीं करेगा। लेकिन फाइनली देर रात IMF की तरफ से, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको ग्रीस को वो भुगतान करना था, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि ग्रीस ने कोई भुगतान नहीं करा है, उन्होंने पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया है। इनफैक्ट IMF का ये भी कहना था कि ग्रीक अथॉरिटीज ने उनको अप्रोच करा है रीपेमेंट जो है उसके एक्सटेंशन के लिए, यानी कि जो चुकाना है कर्ज उसको और एक्सटेंड कर दिया जाए उसकी टाइमलाइन को। और IMF ने कहा है कि वो ग्रीस के इस प्रपोजल पे आगे सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में ड्यू कोर्स में उस पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन आज ध्यान रखें, यूरो ग्रुप के फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है, जो हर्षदा हाईलाइट करी थी। ग्रीस का जो नया फ्रेश प्रपोजल आया है उस पर एक ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स बातचीत करेंगे और ग्रीस गवर्नमेंट की तरफ से इस बीच में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने इंडिकेट करा है कि वो अपना रेफरेंडम का, यानी कि जो जनमत संग्रह होने वाला है रविवार को, उस पर जो अपना स्टैंड है वो बदल सकते हैं अगर इनका जो फ्रेश प्रपोजल जो है नए लोन्स के लिए जो प्रपोजल रखा गया है उसे एग्री कर लिया जाए। लेकिन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जर्मनी बिल्कुल भी बच नहीं करेगा, कोई निगोशिएशंस नहीं करना चाहता वो। जब तक रेफरेंडम का आउटकम नहीं आता तब तक जर्मनी इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा। तो अलग अलग तरह की नॉइसेस आती हुई डिफरेंट प्लेयर्स की तरफ से, डिफरेंट पार्टीज की तरफ से, आर्म ट्विस्टिंग होती हुई, ब्लैकमेलिंग कंटिन्यू होती हुई, कौन बच करेगा फाइनली उस पर सबकी नजरें होंगी। यूरोप के मार्केट्स लेकिन फिर से प्रेशर में थे, कल भी 1.25 से 1.5% के आसपास का दबाव था और ये मार्केट भी कंफ्यूजन में थे क्योंकि सब मान के चले थे यूरोजोन IMF को पेमेंट डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा, उसका कंफ्यूजन था और इसलिए प्रेशर था। जो पहला मार्केट इस ऑफिशियल खबर आने के बाद कि डिफॉल्ट हो गया है, जो रिएक्ट कर रहा है वो एशिया आज सुबह। और एशियन मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, हल्के हरे निशान के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम एशिया दिखा सके अपने स्टैक में तो एशियन मार्केट हरे निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट्स की शायद आज थोड़ी सी सुस्त, थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रहा है। इनफैक्ट इनिशियल जो इंडिकेशंस आ रहे थे उससे अब थोड़ा सा प्रेशर गहराता हुआ 1/3% के आसपास के दबाव का इंडिकेशन है। ओके, तो हल्की सी नरमी इनफैक्ट सुबह के मुकाबले अब थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल रही है SGX निफ्टी में। लेकिन अनिल, ग्रीस ऑब्वियस था डिफॉल्ट करेगा, लेकिन जो नया प्रपोजल है जो शायद इंस्टीट्यूशंस को भी पसंद आएगा, उसके पास होने का इंतजार रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि ज्यादातर जो भी पेन था ग्रीस का जो मार्केट्स में दिख रहा था वो आ चुका है? मुझे लगता है बाजार डिस्काउंट कर चुके हैं। अब फाइनली जो एक इवेंट होनी थी, जनरली इंटरेस्टिंग बात ये देखिए हर्षदा, हो क्या रहा था कि लोगों को लग रहा था कि ग्रीस डिफॉल्ट नहीं होगा और अगर ग्रीस डिफॉल्ट होगा तो बाजार काफी तेजी से गिरेंगे। हुआ उल्टा, ग्रीस डिफॉल्ट हुआ और बाजार गिरे नहीं। तो एक जब आम राय बन जाती है बाजारों में ट्रेड को लेकर या फिर किसी इवेंट को लेकर, तो बाजार उसके विपरीत किस तरह से ट्रेड करने की या किस तरह से एक इंडिकेशन देने की कोशिश करते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल आप पिछले 2 दिनों में देख रहे हैं कि ग्रीस के डिफॉल्ट के बावजूद ग्लोबल मार्केट्स कोई खास कमजोर होते नहीं दिख रहे हैं। यूरोप को छोड़ दें और
कमोबेश अब एक आम राय जो बन गई है ग्लोबल मार्केट्स में वो ये कि ग्रीस की दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ग्रीस और यूरोप की है, न एशिया का कोई ज्यादा लेना देना है न अमेरिका का कोई ज्यादा लेना देना है। तो हमें जो संकेत लेने ग्लोबल मार्केट से अब शायद ग्रीस से कम लेने होंगे, अमेरिका और एशिया से ज्यादा लेने होंगे। हाँ, ये जरूर है कि कल आप देखिए यूरोप के बाजार जिस तरह से गिरे, वहां की दिक्कतें बरकरार है और उन्हें थोड़ी दिक्कत होनी है, लेकिन बाकी मार्केट के लिए उतना इंपैक्ट वाली बात नहीं होगी। आप देखिए हमारी करेंसी उतनी कमजोर होती नहीं दिख रही है, 20 पैसे की कमजोरी आप रुपए में किसी भी दिन अदरवाइज भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है बाजार ग्रीस की दिक्कतों को पचा चुके हैं। अब ये बात है कि अब से लेकर 5-6 जुलाई तक जो डेवलपमेंट होने, उसमें अगर कहीं कोई ग्रीस से पॉजिटिव संकेत आ जाए, जिसकी संभावनाएं भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बाजारों के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर काम करता हुआ दिखेगा। तो मेरा ये समझना है कि ग्रीस को लेकर जो चिंताएं थी या जो एक बड़ा डर था टूटने का, गिरने का, वो खत्म हो चुका है और बाजार पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं अगर संकेत बेहतर आ जाए। तो अब SGX निफ्टी क्यों कमजोर दिख रहा है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स मुझे तो बुरे नहीं लग रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ के डेटा भी जो हम डिस्कस करेंगे वहां पर कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फिर ऐसे में मुझे लगता है कि कल ही की तरह शायद ट्रेड होना चाहिए, जहां कल भी हम देख रहे थे कि SGX निफ्टी 30-35 मिनट नीचे दिख रहा था, हम यही कह रहे थे कि नहीं, इतनी खराब शुरुआत नहीं होनी चाहिए, और लगभग आज वैसा ही रुझान आज भी नजर आता है। लेकिन अनिल, FII डेटा पॉइंट्स पर अगर ध्यान दें, कल हमने देखा है सेंसेक्स 100.2 पर 50 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली। मिड कैप्स काफी एक्टिव थे, लेकिन कैश में FIIs ने खरीदारी नहीं की है। एक्चुअली कैश मार्केट के FIIs के डेटा पर रिएक्शन देना ही हमने छोड़ दिया। अब हमने ये मान लिया कि हमारी जिंदगी ऐसे ही कि हर रोज हमको FIIs के कैश मार्केट में नेगेटिव डेटा देखने को मिलेंगे और हम नहीं गिरेंगे। तो हमें जो ट्रेड देखना है वो ओवरऑल डेटा को सबको साथ मिलाकर देखना है। अब कल के आपने जो मिड कैप शेयरों में एक तेज खरीदारी की जो बात की, कुछ हद तक आप इसे कह सकते हैं कि 30 जून था, NAV बढ़ाने के लिए आज से फंड्स की अपने फेवरेट स्टॉक्स में खरीदारी होती दिखती है। वो खरीदारी कल होती हुई दिखी है, क्योंकि महीने का आखिरी दिन, क्वार्टर के आखिरी दिन आप एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी NAV दिखाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से काफी कुछ एक्शन मजोले शेयरों में होता हुआ दिखा, जहां पर आप छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करें खराब माहौल में तो आपको प्राइस इंपैक्ट ज्यादा आता है, और उस लिहाज से FIIs ने वहां पर खरीदारी की है, डोमेस्टिक फंड्स ने वहां पर खरीदारी की है। तो वो शायद आज एक्शन आपको उतना मजबूती से, उतना ज्यादा मिड कैप शेयरों में ना दिखे। लेकिन बाकी डेटा में देखिए, पहली बात तो ये साफ दिख रही है कि जितना FIIs बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट में, डोमेस्टिक फंड्स बराबर दमदार डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उनसे ज्यादा ही खरीद रहे हैं जितना कि FIIs बेच रहे। तो वहां पर दिक्कत वाली बात कैश मार्केट के फ्लोज को लेकर नहीं है। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़ों में। परसों भी आंकड़े अच्छे थे और कल भी आंकड़े अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स में और बैंक निफ्टी में तीनों ही जगह खरीदारी के आंकड़े हैं। इंडेक्स फ्यूचर 350 करोड़ के FIIs ने खरीदे, 180 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे, तो कहां बिकवाली है? फिर बिकवाली है नहीं FIIs की तरफ से भी कोई बहुत बड़ी। कैश मार्केट के बिकवाली के आंकड़ों को साथ मिलाकर देखें तो फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव व्यू FIIs बनाकर नहीं चल रहे हैं, और वो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन, और ये छोटे मोटे जो आंकड़े हैं FIIs में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं जो 5 से 10 साल के लिए हिंदुस्तान के बाजारों में आए, साथ ही हेज फंड्स भी हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अलग अलग मार्केट्स में करते हैं। तो मुझे लगता है कि डेटा के लिहाज से अगर आप देखें तो लगातार ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब डेटा बेहतरीन है, बाजार के मूड के विपरीत जो कि हमने पिछले 1-2 सेशन में देखा। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत डेटा के लिहाज से दिख नहीं रही, और नई ऑप्शंस में अब बहुत ज्यादा हेजिंग के लिहाज से खरीदारी कल होती हुई दिखी। मुश्किल से 250 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं FIIs ने, तो डेटा काफी मजबूत है। इन डेटा के दम पर एक बात तो साफ दिखती है कि लोअर लेवल्स पर FIIs की खरीदारी का सपोर्ट आपको फिर से मिलता हुआ दिखेगा। और एक जो अच्छी चीज डेटा में हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में तेजी हुई है। तो वायदे बाजार में फिर आपको क्या लग रहा है अब, क्योंकि बाजार में वो सेल ऑफ देख लिया है लोगों ने, फिर से तेजी की पोजीशंस बिल्ट इन होंगी? लॉन्ग और अग्रेसिव लॉन्ग साइड की पोजीशंस के लिए तैयार है ट्रेडर्स? होनी शुरू हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 4.25 करोड़ शेयर कल जुड़े हैं, बैंक निफ्टी में 25,000 शेयर जुड़े हैं, निफ्टी में 11 लाख शेयर जुड़े हैं, तीनों ही जगह लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी है। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि ट्रेडर्स फिर से बाजार में तेजी की तरफ उतरने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि अब आगे का सोचना चाहिए, ग्रीस पीछे रह गया। तो ये एक संकेत बढ़िया आता हुआ दिख रहा है। प्रीमियम देखिए कितने दिनों बाद प्रीमियम 9 पॉइंट की दिखी है, नहीं तो हम डिस्काउंट से स्ट्रगल कर रहे थे। हर रोज थोड़ी सी तेजी आती है, आप निफ्टी फ्यूचर को फिर से डिस्काउंट में जाते हुए देखते हैं। कल 9 पॉइंट की प्रीमियम देखिए। पुट कॉल रेशियो 1.07 पर है, कोई बहुत ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में हो वैसा नहीं, क्योंकि कल जो हम बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो इस लेवल पर होने के बावजूद ओवरबॉट क्यों नहीं है, जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन क्यों नहीं है, क्योंकि पुट खरीदे गए थे हेजिंग के लिहाज से, और उस सिचुएशन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से आप ये भी अब भी कह सकते हैं कि बाजार बहुत ज्यादा तेजी की तरफ हेवी नहीं है। सिर्फ ये है कि कल के सेशंस में पहली बार ट्रेडर्स थोड़े से कॉन्फिडेंट होकर अपनी तेजी की पोजीशन को अगले दिन के लिए लेकर गए, तो कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखा, वो एक अच्छा संकेत है। तो अब इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी आपको पॉजिटिव ओपनिंग की जरूरत है। बाकी एक्शन आप
F&O मार्केट में देखें तो संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं कि बाजार की ट्रेडिंग रेंज बहुत क्लियर नजर आ रही है डेटा में, नीचे की तरफ 8,300। कैसे? कल के सेशन में देखिए 5 लाख शेयरों का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन अगर पुट में कहीं हुआ है तो वो 8,300 पर। इसका मतलब साफ है कि ओवरनाइट ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि बाजार 8,300 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। अपसाइड कितनी बन सकती है? 8,500। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है इस सीरीज का, और कल के सेशन में वहां पर 4 लाख शेयर भी जुड़े हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, वैसे अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से आप देखें तो आपको ट्रेडिंग रेंज लंबी दिखेगी, क्योंकि 7,900 पर पुट में है 57 लाख शेयरों का, लेकिन जो 8,500 पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है उसकी साइज बहुत कम है, सिर्फ 25 लाख शेयरों का। इसका मतलब साफ है कि जितना पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर है, उसके आधे से कम कॉल्स में। तो इसका मतलब बाजार ये बता रहा है कि 8,500 को पार करना ज्यादा आसान है, बजाय कि आप टूट कर नीचे जाएं। ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से वायदा कारोबार के आंकड़े कह रहे हैं आज और अगले कुछ दिनों के लिए, वो ये है कि 8,300 के नीचे शायद आप जल्दी ना जाएं, 8,500 के ऊपर जाने में मुश्किल होगी। तो ये 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज साफ तौर पर दिख रही है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रेड के लिहाज से। लेकिन पहला सौदा में हर रोज की तरह आज भी होंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स। 8:45 पर हम बात करेंगे FIO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के DG और CEO अजय सहाय से चर्चा होगी। टेक्सटाइल क्षेत्र को सस्ते कर्ज मिलने पर बड़ी राहत आएगी और कितना फायदा मिलेगा इस स्पेस को, उस पर एक चेक लेंगे। लेकिन बैंकिंग काउंटर्स को लेकर अभी भी चिंता कायम है, तो कितने बुरे हालात वाकई में हैं बैंकिंग सिस्टम के। SBI के पूर्व CMD प्रदीप चौधरी हमारे साथ देंगे। इसके अलावा ग्रीस का क्या इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है, बैंकिंग सेक्टर पर पड़ रहा है, उसका भी चेक लेंगे। इस समय कहां पर निवेश के मौके दिख रहे हैं? बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के CIO शशि कृष्णन हमारे साथ होंगे आज। लेकिन आज के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? ग्रीस की जो इशू थी वो तमाम डिटेल सामने आ गए हैं और वो ज्यादा फियर फैक्टर इस समय रहा नहीं है, तो क्या अग्रेसिव तेजी में आना चाहिए? अनिल, SGX निफ्टी तो फिलहाल संकेत वैसे नहीं दिखा रहा है, हमारी ओपनिंग शायद बेहतर रहेगी। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद हम इतने कमजोर होने चाहिए SGX निफ्टी की तरफ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नेगेटिव दिख रहा है। US पॉजिटिव बंद हुआ है यूरोप की कमजोरी के बावजूद। एशियाई बाजारों में हांगकांग भले आज बंद है, बाकी बाजारों में कोई ऐसा खास, और चाइना से तो हम वैसे भी संकेत लेते नहीं है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो दिखती नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कल 30 जून को NAV बढ़ाने के लिहाज से कुछ खरीदारी हुई और उस लिहाज से अगर ट्रेडर्स फंड मैनेजर्स ये सोचते हो कि वो खरीदारी सिर्फ कल की थी, आज नहीं होगी, वो एक अलग बात हो सकती है। बट फिलहाल हम डेटा पर भरोसा करते हैं और डेटा के लिहाज से अगर आप देखें तो डेटा तो नेगेटिव कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। वायदा कारोबार में देख लें, कैश मार्केट में देख लें, तो वहां पर पॉजिटिव रुझान है। तो फिर ऐसे में बेहतर यही कि आप लेवल्स को और स्क्रीन को रेस्पेक्ट करें, और लेवल्स उस लिहाज से कल एक इंटरेस्टिंग बात हर्षदा जो क्लोजिंग कल हुई है वो काफी बेहतरीन क्लोजिंग है, क्योंकि 8,320 8,340 ये रेंज ऐसी थी जो बाजार के लिए अहम थी रुकने के लिहाज से, लेकिन उसके ऊपर जाकर जो हमने क्लोजिंग दी तो मुझे लगता है कि आज पहला सपोर्ट आपके लिए वहीं पर आता हुआ दिखेगा 8,320 8,340। अगर कमजोर शुरुआत हो जैसा कि SGX निफ्टी दिखा रहा है तो इस रेंज के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपके लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 8,300 का, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया 8,250 का। इस दो लेवल को रेस्पेक्ट करें, 8,320 8,340 की रेंज में खरीदारी करें। ऊपर की तरफ 8,425 के आसपास का लेवल पार करना बाजार के लिए मुश्किल होगा। हम 3 बार 4 बार उसे पिछले हफ्ते अटेम्प्ट कर चुके हैं और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती है। तो जब तक कि आपको न्यूज फ्लो बड़ा पॉजिटिव ना दिखे, शायद उस लेवल के आसपास जाकर आप अटकेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। पिछले कुछ दिनों में जिन ट्रेडर्स ने वहां खरीदारी की वो एग्जिट करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जैसे ही उस लेवल को पार किया तो फिर आप में अच्छी मजबूती आती हुई दिखेगी। ठीक उसी तरह जैसे कल आपने 8,330-40 के पार होने के बाद 40-50 पॉइंट की तेजी निफ्टी में आते हुए देखी, वैसे ही 8,425 के पार भी दिखेगा। वो लेवल क्रॉस करते ही फिर आप तुरंत 8,500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि 50 से 75 पॉइंट की तेजी निफ्टी में बहुत जल्दी बनती हुई दिखेगी। 8,500 फिलहाल आपके लिए फुल स्टॉप है, बड़ा लेवल है जहां पर एक बार की प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 8,500 को पार करने के लिए आपको एक गैप अप ओपनिंग की जरूरत पड़ेगी और वो पॉजिटिव खबरों से ही आ पाएगा। तो वो लेवल्स अहम होंगे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो लंबी 5-7 दिन की व्यू लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई खास घबराने की जरूरत नहीं, बाजार वक्त बिताएगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज बड़ा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन होने वाला है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो खबरों में है, तो वहां पर छोटे छोटे सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए और वहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के कमाई के मौके ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। मेरी राय यह है कि या तो SGX निफ्टी की तरफ हम इतने खराब न खुले तो फिर बाय ऑन डिप्स का मार्केट होगा।
वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे आज के टॉप 10 स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन रहेगा। हमारी रिसर्च टीम होगी साथ ब्रेक के बाद। अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का। हर्षदा के साथ ही पूजा, वरुण और नीति सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने वाले उन शेयरों के बारे में जहां पर आज एक्शन दिखेगा खबरों के दम पर, और उन खबरों की जानकारी लेते हैं। शुरुआत नीति आपके साथ। सन फार्मा के रडार पे होना चाहिए। आज एक पॉजिटिव खबर इसके लिए निकल के आ रही है। यूएस एफडीए से इसको एलर्जी की दवा लीवोसेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट्स को यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, तो एक पॉजिटिव टिक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है सन फार्मा। एक और फार्मा काउंटर डॉक्टर रेड्डीज भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी ने एक मिर्गी की दवा रिकॉल कर ली है, लेकिन कंपनी का यहाँ पर कहना है कि ये एक सावधानी के तहत ये कदम उठाया गया है और इसका ज्यादा इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को नहीं मिलेगा। टाटा केमिकल्स आपके रडार पे होना चाहिए। ये एग्जिट करना चाह रहे हैं अपने फर्टिलाइजर कारोबार को, और इसके लिए डील करेंगे 2 फर्टिलाइजर यूनिट्स की रीस्ट्रक्चरिंग का एक ड्राइव है। यहाँ पे 2 सीमेंट की फर्टिलाइजर की यूनिट्स यहाँ पे बेचते हुए नजर आएंगे। ये डील $1 बिलियन यानी 6400 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है। वहीं आईजीएल के काउंटर पे आज आपकी खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि दरअसल पीएनजी-आरबी के अगेंस्ट जो इस कंपनी का केस है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट सुना सकता है। याद रखें इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी, जहां आईजीएल के फेवर में डिसीजन आया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देता है, ये देखना खासी इंटरेस्टिंग होगा। और सारे टेक्सटाइल काउंटर्स, अरविंद, बॉम्बे डाइंग, एबी नूवो, रेमंड, सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे सारे टेक्सटाइल काउंटर्स आपके फोकस में होने चाहिए। हमारे एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को एक बड़ी राहत मिल सकती है। सस्ते ब्याज दरों पर इनको कर्ज मिल सकता है। ब्याज दर वापसी स्कीम जो है उसमें एक्सपोर्टर्स को शामिल किया जा सकता है, और स्कीम के तहत 3% ब्याज पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। पिछले साल 31 मार्च को सरकार ने इसकी वापस ले ली थी ये स्कीम, और हो सकता है कि अगले महीने स्कीम फिर से शुरू हो जाए। और ये एक रीजन है कि कल टेक्सटाइल काउंटर्स में एक तेजी देखने को मिली, और आज फिर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है सारे टेक्सटाइल काउंटर्स पे। इसके अलावा एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ये तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि कल मध्यरात्रि से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। पेट्रोल की कीमतों में 31 पैसा प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 71 पैसा प्रति लीटर की कटौती की गई है। इंडसइंड बैंक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ बैंक का QIP क्लोज हुआ, जिसमें कि इश्यू प्राइस 845 रुपीज प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि जो फ्लोर प्राइस था 121 रुपए का, उससे 23 रुपए ज्यादा के प्रीमियम पर ये इश्यू प्राइस तय किया गया है। फाइनेंशियल टेक आपके रडार पे होना चाहिए। NSCL के साथ जो मर्जर है उसका लंबे समय से जो ओवरहैंग है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय दरअसल अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 8 जुलाई के आसपास करेगा, और हो सकता है कि ये NSCL के साथ FTIL का जो मर्जर का इशू है वो मिड जुलाई तक सुलझता हुआ नजर आए। ये इन्होंने फाइनेंशियल टेक को कंसल्टेशन के लिए बुलाया भी है, और साथ साथ में कंपनी लॉ बोर्ड ने मेंटेन करने को कहा है स्टेटस को एसेट्स फ्रीज मामले में। फाइनेंशियल टेक के 2 सितंबर तक यहां पर किसी भी तरह की और कार्रवाई नहीं होगी, और इस फाइनेंशियल टेक का मानना है कि कोई भी जो नॉर्मल जो ऑपरेशंस है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और कोटक महिंद्रा बैंक, डेन नेटवर्क्स और हैथवे केबल्स का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ FIPB की बैठक होगी 13 FDI प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक के भी प्रपोजल पर विचार किया जाएगा, और इसमें डेन नेटवर्क्स और हैथवे केबल्स के FDI के प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना की जा रही है। और आखिर में ABG शिपयार्ड का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर KKR ने सीमेंट के साथ मिलकर ABG ग्रुप की एक सीमेंट यूनिट ABG सीमेंट में 900 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें कंपनी 525 करोड़ में कंपनी के करीब 51% स्टेक को एक्वायर करेगी, और 385 करोड़ कंपनी प्रमोटर के अनप्लेज शेयर्स के अगेंस्ट यहाँ पर फंड करेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ABG सीमेंट एक लिस्टेड एंटिटी नहीं है, लेकिन कुछ असर ABG शिपयार्ड पर एज अ ग्रुप कंपनी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो इस काउंटर पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। वहीं सबसे आखिरी में JSW एनर्जी आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कुछ फंड रेजिंग प्लान बना रही है अपने केपेक्स और एक्सपांशन प्लान के लिए। दरअसल ये कंपनी 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें 5,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और 7,500 करोड़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका अप्रूवल कंपनी अपने शेयर होल्डर से 22 जुलाई को जो AGM होने वाली है उसमें लेते हुए दिखाई देगी। ओके, तो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, और इन्हीं पर एक चेक भी लेकर आएंगे। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का।
आगे बात करेंगे मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सतपुते से, एक टेक चेक लेकर आएंगे मार्केट्स पर ब्रेक के बाद। चलिए बनाते हैं आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति और शुरुआत करते हैं तकनीकी राय के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त राजेश सातपुते, मंगल केशव सिक्योरिटीज के टेक्निकल हेड। राजेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जो डर लग रहा था कि बाजार गिरेंगे, टूटेंगे जोर से और 8,425 को पार करने में मुश्किल आ रही थी, ऐसा लग रहा था लोअर लो बन रहे हैं और अब लोअर हाई बनाए, लोअर लो ना बन जाए। क्या कहीं सिचुएशन बदलती दिख रही है या फिर वो खतरा अभी भी बरकरार है? चार्ट्स क्या कह रहे हैं निफ्टी के, स्ट्रेंथ है या सेल ऑन राइज है? ये अनिल जी, चार्ट अभी भी सेल ऑन राइज मोड में ही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। अगर सिर्फ निफ्टी डेली चार्ट देखो तो उसका जो 200 DMA लेवल है दैट इज समवेयर नियर 8,400। माइल्ड ब्रेकआउट जो दिखता है वो 8,300 के ऊपर है, लेकिन वी कॉल इट एज अ पिनाकियो। तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज 8,400 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग। अनिल जी, कैसा है, दो चीजें हैं। निफ्टी का जो मेजर ट्रेंड है वो वीक हुआ है 8,600 के नीचे। तो ट्रेंड वो बेसिकली जो चैनल था वो राइजिंग था, तो हर बार मैं आऊंगा तो मैं आपको 50 पॉइंट 20 पॉइंट में फर्क तो आएगा, क्योंकि जैसे दिन जाएंगे वैसे वो ट्रेंड ऊपर की तरफ चलेगा। जो हम लोग पहले 8,400 420 के 430 के आसपास देख रहे थे वो स्लोली जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वो ऊपर जा रहा है। तो एक पकड़ के चलिए 8,570 जो एक्चुअल लेवल है दैट इज 85-70, हम लोग उसको राउंड करके 8,600 पकड़ के चल रहे हैं। तो ऑन ए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आप ये कह सकते हो कि 8,600 के नीचे बाजार वीक ही है। मुझे लगता है कि ग्रीस जितना डाइजेस्ट करना था ये बाजार डाइजेस्ट कर चुका है, और अगर यहां से ज्यादा एस्केलेट होगा देन द मार्केट, बेसिकली दिस इज इवेंट बेस्ड मार्केट, दिस इज नॉट ए टेक्निकल मार्केट। इवेंट्स आएंगे, अभी रिजल्ट सीजन भी चालू होगा, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल साइडलाइन हो सकता है। अगर आप ओवरऑल FI का डेटा देखो तो इंडेक्स फ्यूचर में उनका सिर्फ बाइंग हो रहा है और कैश में वो बेच रहे हैं। इसका सिंपल रीजन है वो दे आर नॉट कंफर्टेबल एट करंट लेवल डिस्पाइट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। सो अगर टेक्निकली यहाँ पे बाजार देखो, जो हम लोग देख रहे हैं कि बाजार 8440 से, जैसे पिछले बार भी मैंने कहा कि 8,200 तक एक बार फिसल सकता है, 8,200 टेस्ट किया फिर से पुल बैक मिला। मुझे लगता है 8,200 और 8,430 जो अर्लियर हाई था ये एक रेंज इंपॉर्टेंट रहेगा, और मुझे लगता है कि 8,200 अगर फिसलता है तो फिर हम ये बाजार को फिर से करेक्ट होते देखेंगे, मे बी 7,600 लेवल तक। इमीडिएट बेसिस पे आज के लिए तो मुझे लगता है कि बाजार ज्यादातर कल जैसा ही रह सकता है, 8,300 मेंटेन करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अगर 8,300 फिर अगर घटता है तो फिर मे बी यू कैन सी प्रेशर टुडे। ओके, तो ये फिलहाल लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने देखा है अगर कल का ही मूव मैप करे तो बहुत ही माइल्ड गेन्स देखने को मिले, इतनी रनवे रैली नहीं देखी गई। तो क्या यहाँ पर लोग अभी भी थोड़े कॉशियस हैं? किस लेवल पर बैंक निफ्टी पहुंचता है तो फिर अच्छी तेजी के लिए तैयार होना चाहिए, फिर जमकर खरीदारी करें? हर्षिता, मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक फॉलिंग चैनल पे काम हो रहा है, वहां पे जिसका अपर साइड रेजिस्टेंस आता है करीबन 18,600-650 के आसपास, और जो सपोर्ट आता है वो 17,000 यानी 1,500 पॉइंट्स का ये रेंज बन रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो बैंकिंग स्टॉक्स भी देखो, ICICI बैंक 300-310 में कंसोलिडेट हो रहा है, एक्सिस बैंक भी करीबन 550, SBI 250-260। ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन PSU बैंकिंग जो है वो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल्स पे है। मुझे लगता है अगर ये ग्रीस का इशू जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है उसका एक हैंगओवर पूरा बैंकिंग सेक्टर में दिख रहा है, और ओवरऑल अगर आप देखो तो इसमें टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। हम लोगों ने देखा प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा था, और प्राइस वाइज करेक्शन के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक शार्प पुल बैक आएगा, इसलिए हम लोगों ने रिकमेंडेशन भी दिया था। लेकिन जैसे दिन निकल रहे वैसे हम देख रहे हैं कि सिर्फ टाइम निकल रहा है और भाव नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है पर्टिकुलर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो तो जब तक ये 18,670 के ऊपर नहीं निकले तब तक यहाँ पे लॉन्ग मत करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रैप होंगे तो यहाँ पे बुल ट्रैप हो सकता है और फिर से ये बैंक निफ्टी 1,500 पॉइंट फॉल आ सकता है। सो वी आर राइट नाउ वी आर वेरी मच कॉशियस ऑन बैंकिंग स्टॉक्स। तो अभी तक का थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कॉन्फिडेंस आने में वक्त लगेगा। राजेश का ये मानना है कि सेल ऑन राइज का मार्केट है तो उछाल आने दे और फिर करें बिकवाली। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए बाजार की इस वक्त की हेडलाइंस और साथ ही वो 5 बड़े सवाल जो होने चाहिए आज आपके दौरान। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस ने IMF को नहीं चुकाया $1.7 अरब का कर्ज,
पेमेंट के लिए और समय मांगा। ग्लोबल बाजारों पर हल्का असर, एशियाई बाजारों की मिलीजुली सर्कल शुरुआत। अमेरिकी बाजार 1/4% तक चढ़कर बंद। देश को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे डिजिटल इंडिया का लॉन्च। आज हो सकते हैं करोड़ों डॉलर के करार पर दस्तखत। खस्ताहाल टेक्सटाइल सेक्टर को राहत दे सकती है सरकार। 3% की ब्याज छूट स्कीम दोबारा लागू करने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। रिकवरी के रास्ते पर इकोनॉमी। मई में कोर सेक्टर की ग्रोथ 6 महीने की ऊंचाई पर 0.4 से बढ़कर 4.4% रही मई में ग्रोथ। पेट्रोल 31 पैसे और डीजल 71 पैसे हुआ सस्ता। नई कीमतें आधी रात से हुई लागू। आज होगी सीसीए और कैबिनेट की अहम बैठक। 1 साल तक बढ़ सकता है प्याज की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी मंजूरी संभव। और सीएनबीसी बाजार ने पूरा किया शानदार पहला साल। पहली वर्षगांठ पर होगा आज दिग्गजों का जमावड़ा। मार्केट इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे आज होंगे शामिल। और बाजार के लिए इस वक्त आज कौन से बड़े सवाल हैं जिन पर होनी चाहिए आप सबकी नजर, बताने के लिए तैयार हैं हर्षदा। शुक्रिया अनिल। सबसे पहले रेडार पर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट की डेवलपमेंट्स और खास तौर से ग्रीस रहेगा। इन्होंने डिफॉल्ट तो कर दिया है, लेकिन जो प्रपोजल है जिसमें 2 साल के लिए एक बेल आउट पैकेज मांगा है, उसको क्या मंजूरी मिलेगी या नहीं और उसमें कितना टाइम लगेगा, वो एक अहम सवाल है। और देखना होगा वहां से क्या डेवलपमेंट्स उभर कर आएंगी, कंसिडरिंग ये पूरा फैक्टर ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाजारों को भी हल्का सा गवर्न कर रहा है। लेकिन निफ्टी में जो रिकवरी देखने को मिली है, अब साफ दिख रहा है कि 8300 पर निफ्टी एक सपोर्ट मजबूती से लेता हुआ दिखाई देगा और यहां से चाल ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ऊपर की तरफ अगर बाजार की चाल बढ़ रही है तो क्या हम 8500 के तरफ प्ले करता हुआ देखेंगे मार्केट के ट्रेडर्स को, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं सेक्टोरली आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर कि टेक्सटाइल क्षेत्र को एक राहत पैकेज मिलता हुआ दिखाई देगा। यहां पर कर्ज में छूट मिलेगी, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस डेवलपमेंट पर इन तमाम कंपनियों में, टेक्सटाइल कंपनियों में, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल जो सस्ता हुआ है, इसका क्या इंपैक्ट रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में और उसके बाद आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बात करें फंडामेंटल बाजार के आगे के रुझान पर। हमारे साथ अब विकास सेठी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राजीव सातपुते तो हमारे साथ हैं ही। विकास, क्या लग रहा है, क्या ग्रीस के संकट को भुलाकर बाजार फिर से तेजी करने की तैयारी में है? खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर इंतजार करें डिप्स का? क्या आप भी बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं? कैसे लग रहा है आपको बाजार का डायरेक्शन आगे चलते हुए? देखिए अनिल जी, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स है वो जरूर बाजार में कॉशियस रहने की जरूरत है। बाजार में वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी, लेकिन जो चीज अभी तक जो चीज का बाजार वेट कर रहा था कि ग्रीस का ये जो आईएमएफ को पेमेंट में डिफॉल्ट करना, वो लगभग तय सा था, जो कि कल हो चुका है। अब जो बाजार की नजरें रहेगी वो 5 तारीख को जो ग्रीस में रेफरेंडम होने वाला है उस पर रहेगी। तो अगर वहां पे फेवरेबल कोई आउटकम आता है कि ग्रीस की जनता अगर वोट करती है कि ग्रीस को यूरो के साथ रहना चाहिए और जो ऑस्टेरिटी मेजर्स है उनको अपनाना चाहिए, तो दैट वुड बी अ प्रीटी बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। और उस सिनेरियो में मुझे लगता है इनकी जो बाकी मांगे हैं, जो पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाने की, वो सब मान ली जाएंगी, क्योंकि न तो ग्रीस के इंटरेस्ट में है या जर्मनी फ्रांस के भी इंटरेस्ट में नहीं है, और यहां तक चाइना और यूएस ने भी अभी बोलना शुरू कर दिया कि ग्रीस को यूरो में रखना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर ग्रीस का रेफरेंडम पॉजिटिव आता है तो फिर हम एक बहुत बड़ी एक बाजार में एक बाउंस बैक देख सकते हैं, क्योंकि फिर सब नेगेटिव्स जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे। और जहां तक भारत का सवाल है, अभी तक भी हमने रेजिलियंस दिखाया है, और जिस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जो कल कोर सेक्टर के भी जो ग्रोथ के फिगर्स आए हैं, फिर जो इन्फ्लेशन वगैरह के फिगर्स आ रहे हैं, और मानसून का भी ठीक रहना, तो ऑल इन ऑल भारतीय बाजारों के लिए एक मेजर पॉजिटिव है। तो अगर इंटरनेशनल न्यूज पॉजिटिव आती है तो वी कुड सी अ शार्प रैली फ्रॉम करंट लेवल्स। ग्लोबल मार्केट्स ही रहेंगे आगे के लिए ट्रिगर, लेकिन स्टॉक्स काफी एक्शन में है, कई सारे, जिन पर लेंगे राय आपके लिए। इस बीच एसएक्स निफ्टी अपनी कमजोरी बढ़ाता हुआ 33 अंकों का नुकसान, 0.5% कमजोर है, तो यानी कि कल की तेजी शायद
एनएवी बढ़ाने के लिहाज से क्वार्टर के आखिरी दिन होती दिखी। तो देखना होगा आज किस तरह से बाजार खुलते हैं। साथ ही फोकस करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर पर भी, क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव खबर ये कह रही है कि कर्ज सस्ते किए जाएंगे इस सेक्टर के लिए। इस पर बातचीत करेंगे हम FIEO के DG अजय सहाय साहब हमारे साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिलने की घोषणा जल्द की जा सकती है। हमारी इस एक्सक्लूसिव खबर पर हम बात करते हैं, डिटेल लेते हैं और साथ ही राय लेते हैं इंडस्ट्री की। FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के DG और CEO अजय सहाय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सहाय साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले बताएं कि जो सस्ता कर्ज देने की मांग लगातार टेक्सटाइल सेक्टर की रही है, जो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी पिछले साल, क्या इसे फिर से करना जरूरी होगा? कितनी राहत मिल पाएगी और कितनी संभावना है कि ये फिर से लागू हो जाए? देखिए, जहां तक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की बात है, ना केवल टेक्सटाइल सेक्टर को, बाकी सभी सेक्टर्स को उसकी काफी जरूरत है, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो उन कंट्रीज से जहां कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत कम होती है। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो पूरा साइकिल ऑफ एक्सपोर्ट है, जो ऑर्डर प्रोक्योर करने से और पेमेंट रियलाइज करने तक का है, जो पहले करीब 4 से 6 महीने का होता था, आज की डेट में वो करीब 9 से 12 महीने का हो गया है। तो जिसको भी क्रेडिट चाहिए उसको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रेडिट चाहिए, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, न केवल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बट बाकी सभी सेक्टर के लिए। दूसरी बात, जिस तरह का इस बार कॉमर्स मिनिस्ट्री के बजट में प्रावधान किया गया है, 1625 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी किया गया है, तो इस प्रावधान के तहत हमें लगता है कि जो एग्जिस्टिंग सेक्टर हैं वो तो कवर होंगे और साथ में शायद कुछ नए सेक्टर भी कवर्ड हों। तो अभी एग्जिस्टिंग सेक्टर में रेडीमेड गारमेंट पूरा कवर्ड है और 6 टैरिफ लाइंस जो है, ब्रॉड टैरिफ लाइन, वो मेडअप्स की भी कवर्ड है। अब हमें ये देखना होगा कि पूरा टेक्सटाइल सेक्टर कवर्ड होता है या कुछ नई टैरिफ लाइंस ऐड होती हैं। ये इसमें कहना कोई भी अनुचित नहीं होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी इस समय क्रेडिट जो सस्ते दरों पर चाहिए, कि उनका जिन कंट्रीज से कंपटीशन चल रहा है उन कंट्रीज में इंटरेस्ट कॉस्ट काफी लो है और वो काफी तरह का सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर को वहां मिल रहा है। सरकार इनफैक्ट शायद थोड़ी बहुत एक्टिव इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने देखा है कि एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है। अब आपने कहा एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन हो, 3% इंटरेस्ट पर जो छूट या फिर राहत मिलने की उम्मीद है, इसके अलावा और कौन से इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इंडिया के एक्सपोर्ट्स और बढ़ाने के लिए, स्पेशली इस क्षेत्र के लिए? देखिए, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया का जो शेयर वर्ल्ड ट्रेड में 3.25% हो गया है। वो 2010 से भी अगर हम काउंट करें तो हमें 8 साल का पीरियड मिला है जिसमें हमें उनको सब्सिडी हटानी है। तो जो भी सपोर्ट हम टेक्सटाइल सेक्टर को देना चाहें वो हमें इस तरह का सपोर्ट देना होगा कि ये WTO कॉम्पेटेबल हो। हम काफी कुछ सपोर्ट जैसे R&D के अंतर्गत दे सकते हैं, तो जरूर हमें सपोर्ट देने की जरूरत है। अभी कुछ साल तक हम हो सकता है इस तरह के सपोर्ट दे सकते हैं जो सो कॉल्ड सब्सिडी की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में टेक्सटाइल सेक्टर को अगर हमें किसी भी तरह का सपोर्ट देना है तो वो ऐसे सपोर्ट होंगे कि जो WTO की एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स हैं उनके अंदर आए, चाहे जिससे कि उसके ऊपर कोई काउंटरवेलिंग सब्सिडी कंट्री ऑफ इंपोर्ट में ना लग सके। तो R&D सपोर्ट है, उस तरह का जो अगर सपोर्ट दिया जाए, या टेक्सटाइल सेक्टर को ना केवल एक्सपोर्ट बल्कि अगर डोमेस्टिक के लिए जैसे टफ की स्कीम है, हम पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को देते हैं, इवन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को देते हैं, तो कुछ इस तरह की अगर स्कीम लाती है तो उस तरह का सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जारी रह सकता है। मैं यही पूछने वाली थी सहाय साहब कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो भी राहत आएगी सरकार की तरफ से वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए ही लागू होगी या फिर एक ब्रॉडर ओवरऑल सेक्टर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको भी कुछ राहत मिलेगी? देखिए, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके लिए जब हम बात करते हैं कि एट पार होना चाहिए उसको, या डोमेस्टिक डिसेबिलिटी नहीं होती, तो उनका कंपैरिजन हमारा जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ होता है। जब हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन ए वे सभी लोग जो हैं वो सिमिलरली प्लेस्ड हैं। तो अगर हम बात करेंगे जैसे मॉडर्नाइजेशन की, तो मॉडर्नाइजेशन सबको सपोर्ट चाहिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी वालों को भी सपोर्ट चाहिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को भी, एक्सपोर्टर को भी। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की, तो एक तो ये जरूर व्यू है कि
कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सब सेक्टर के लिए लो होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अभी भी काफी ज्यादा है। दूसरी बात ये होती है जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की एक्सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि जो आज की डेट में एक्सपोर्टर्स का कंपटीशन है वो ज्यादातर आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ है, और उन कंट्रीज में जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो करीब 5 से 6% है। तो अगर इंटरेस्ट सबवेंशन इनको नहीं मिलता, इनका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट करीब करीब 11 से 12% आता है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन लेने के बाद भी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इनके लिए अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा है, बट थोड़ी राहत उससे जरूर मिल जाती है। और बाकी जो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर की, उसको लेके वो काफी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ओके साहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टेक्सटाइल सेक्टर पर अपनी पूरी राय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन इस बीच कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स में कल एक्शन देखने को मिला है, कहीं लॉन्ग पोजीशन बनने के संकेत दिख रहे हैं कि सिद्धार्थ आपको वायदा कारोबार में खासतौर से सेंचुरी टेक्सटाइल, अरविंद लिमिटेड या कोई और स्टॉक जो आप ट्रेड करना चाहेंगे आज के सेशन में? सेंचुरी टेक्सटाइल्स में तो काफी कुछ एक्शन हो रहा है और उसमें लॉन्ग पोजीशंस लास्ट सीरीज में भी हमने देखी थी और इसमें ट्रेडर्स को लॉन्ग पोजीशंस बरकरार रखना चाहिए। बट आई थिंक उससे ज्यादा इम्पैक्ट इस चीज का अरविंद के ऊपर हो सकता है। और अरविंद में भी हम देख रहे हैं कि 220 से जो उछाल आया था उसमें काफी लॉन्ग पोजीशंस बनी, रोल ओवर तगड़े हुए और कल भी हमने लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखी है। इसमें एक ब्रेकआउट आया था 240 का जिसका टारगेट अराउंड 280 आता है। तो ऑलरेडी ये जो बातें हो रही है आई थिंक दैट इज नोन टू सोर्सेस एंड वो लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी है। ये डिप्स इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ खास डिप्स आएंगे। 280 के ऊपर अगर ये निकलता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट 301 302 के आसपास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जिसने लॉन्ग पोजीशन नीचे के स्तर पे बनाई है वो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करे। टेक्निकली क्या रणनीति आपकी रहेगी इन स्टॉक्स में, स्पेशली अरविंद हो, सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स और ज्यादा एक्टिव जो रहते हैं? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैंने देखा है सेंचुरी टेक्सटाइल में। हमने देखा इनवर्स में चलता है, बाजार गिरता है तो भी इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें बायर खड़ा है। एज पर एज द टेक्निकल इज कंसर्न, इसमें जो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था, एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला था 649 के आसपास। कल इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और जिसका टारगेट बनता है रफली 760 प्लस। सो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखे तो मुझे लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल करंट भाव से अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे डबल ब्रेकआउट्स है। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करना है सेंचुरी टेक्सटाइल में तो जो सपोर्ट बनता है वो है 685 का, यानी अगर घटता भी है तो 685 के नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 685 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। 750 प्लस के जो टारगेट में बात कर रहा हूं, टू बी वेरी प्रिसाइज 748 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड टारगेट विल बी रफली 790 792। सो दोनों में सेंचुरी टेक्सटाइल्स लुक्स मच बेटर। ओके, सेंचुरी टेक्सटाइल में एक अच्छा ब्रेकआउट के संकेत और यहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। ये राय आती देखना है आज कल की तेजी के बाद कितना मजबूत खुल पाता है, लेकिन मजबूती एसजेएक्स निफ्टी में जरा भी नहीं दिख रही है। 37 अंकों के नुकसान के साथ 0.5% नीचे और लगातार एसजेएक्स निफ्टी धीरे धीरे कमजोरी होता दिख रहा है। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आज हमारे बाजारों की शुरुआत कैसी होती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत और पहला सौदा। बने रहिए हमारे साथ।